नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में, जिसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश पहले आता है। इसके बारे में बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ द्वारपाल या रक्षक होता है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? द्वारपाल और रक्षक होता है। मंडोर व जोधपुर के आसपास का क्षेत्र गुजरातरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मंडोर व जोधपुर के आसपास का क्षेत्र गुजरातरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मूर्णोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल 26 शाखाओं का वर्णन किया है। किसने 26 शाखाओं का वर्णन किया दोस्तों? मूर्णोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। मूर्णोत नैन्सी। आगे आता है आपके गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। 620 ईस्वी में मंडोर की राजधानी बनाकर हरिश्चंद्र ने इस वंश की वास्तविक स्थापना की थी। पहले तो हरिश्चंद्र ने खाली इसके संस्थापक माने जाते थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। 620 ईस्वी में मंडोर की राजधानी बनाकर हरिश्चंद्र ने इस वंश की वास्तविक स्थापना करी थी दोस्तों। हरिश्चंद्र मग जाति का ब्राह्मण था दोस्तों। इनका विवाह क्षत्रिय रानी भद्रा के साथ हुआ था, जिसके कुल 4 संतानें की प्राप्ति हुई। हरिश्चंद्र क्या था दोस्तों? मग जाति का ब्राह्मण था दोस्तों। हरिश्चंद्र मग जाति का ब्राह्मण था, जिसका विवाह क्षत्रिय रानी भद्रा के साथ हुआ था दोस्तों। फिर इन दोनों के कितने संतानें हुई? 4 संतानें, जिसमें पहला है कै, दूसरा कदक, तीसरा रजिल, चौथा आ गए आपके भोग भट्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हरिश्चंद्र की उपाधि रोहिलादी मिलती है। रोहिलादी का मतलब होता है दोस्तों निरंतर शासक करने वाला। क्या कहलाता है? रोहिलादी। हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र रजिल अगला उत्तराधिकारी बनता है। जो हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र होता है दोस्तों, रजिल नाम का तीसरा पुत्र है, वो उनका उत्तराधिकारी बनता है। रजिल के बाद में नरभट्ट, उसके बाद में नागभट्ट, ये शासन करते हैं। रजिल का उत्तराधिकारी नरभट्ट था, जिसे हैंसोंग ने पिल्लोपेली की उपाधि दी थी। रजिल का जो उत्तराधिकारी है दोस्तों, रजिल का जो पुत्र या उत्तराधिकारी आप मान सकते हो कुछ भी, रजिल का जो उत्तराधिकारी नरभट्ट था, जिसे हैंसोंग ने पिल्लोपेली की उपाधि दी थी। क्या दोस्तों? पिल्लोपेली की उपाधि दी थी, जिसका शाब्दिक अर्थ उदार शासक होता है। पिल्लोपेली का मतलब होता है उदार शासक। 634 ईस्वी में ये उपाधि दी थी हैंसोंग ने। नरभट्ट का उत्तराधिकारी नागभट्ट प्रथम था दोस्तों। नरभट्ट का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? नागभट्ट। रजिल का उत्तराधिकारी नरभट्ट था और नरभट्ट का उत्तराधिकारी नागभट्ट प्रथम था दोस्तों। रजिल का उत्तराधिकारी नरभट्ट था और नरभट्ट का उत्तराधिकारी नागभट्ट प्रथम था। अब हम पढ़ते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। नागभट्ट प्रथम ये 730 से 60 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इसे नारायण और नागवलोक की उपाधि दी गई थी दोस्तों। मंडोर को राजधानी छोड़कर भीनमाल व मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई थी इसने मंडोर को राजधानी त्याग दिया और भीनमाल और मेड़ता को अपनी राजधानी बना लिए दोस्तों।
राजस्थान से बाहर उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाई। ये नागभट्ट प्रथम ये राजस्थान से बाहर चला गया, इसने उज्जैन में जाके अपनी राजधानी बना ली दोस्तों। संतान प्राप्ति हेतु उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ का आयोजन किया। उज्जैन जाकर इसने संतान प्राप्ति के लिए हिरण्य गर्भदान यज्ञ का आयोजन किया। इसके बाद इस यज्ञ में राष्ट्रकूट शासक दविदुर्ग को भी आमंत्रित किया गया दोस्तों। इस यज्ञ में राष्ट्रकूट शासक कौन था दोस्तों? दविदुर्ग को भी आमंत्रित किया गया था। नागभट्ट के भतीजे का विवाह इसी यज्ञ के दौरान दतिदुर्ग की पुत्री भूमिका से करवाया गया दोस्तों। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। इसके बाद नागभट्ट प्रथम के बाद कुकू और कुकू के का उत्तराधिकारी वत्सराज था। मलछों का नाशक नागभट्ट प्रथम है दोस्तों। इसके बाद कन्नौज पर कुछ समय के लिए अधिकार करने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज हो गया था दोस्तों। इसके बाद में आपके ध्रुव प्रथम जो धर्मेंद्र पाल और इंद्रायुध की संयुक्त सेना से वत्सराज पराजित हुआ, उसका परिणाम स्वरूप कन्नौज छोड़ना पड़ा उन्हें। वत्सराज की प्रमुख उपाधि रणहस्तिन है, युद्ध में हाथी के समान। वत्सराज ने ओसिया में धुड़ेल मंदिर बनवाया, जिसे सूर्य मंदिर की संज्ञा दी गई है दोस्तों। कौन सा मंदिर बनाया? धुड़ेल मंदिर। ओसिया में बनाया गया महावीर मंदिर उत्तर पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है दोस्तों। जो वत्सराज ने ओसिया में बनाया गया महावीर मंदिर उत्तर पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा गया है दोस्तों। राजस्थान का वास्तविक सूर्य मंदिर दिगोत कोटा में है। राजस्थान का वास्तविक सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? दिगोत कोटा में है। इसके प्रमुख दो दरबारी कवि थे। पहला है उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी या चंद्रसेन सूरी, जो हरिवंश पुराण का वाचन करते थे, और उद्योतन सूरी कूल्य माला का उद्बोधन करते थे। इसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के समकालीन कन्नौज का शासक चक्रायुध था। नागभट्ट द्वितीय के समकालीन कन्नौज का शासक चक्रायुध था। नागभट्ट प्रथम के काल के अंदर कन्नौज छोड़ना पड़ गया था दोस्तों। चक्रायुध को पराजित कर नागभट्ट ने कन्नौज पर अधिकार दिखाया। फिर से नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार जमा लिया दोस्तों। फिर से कन्नौज पर विजय हासिल कर ली। पाल शासक धर्मपाल व राष्ट्रकूट शासक गोविंद को नागभट्ट द्वितीय ने असफल कर कन्नौज पर अपना स्थायी अधिकार बना लिया। कन्नौज बहुत ही बड़ा शक्तिशाली योद्धा था दोस्तों। कन्नौज को राजधानी बनाए जाने के कारण इसके काल को प्रतिहार का स्वर्ण काल भी कहा जाता है दोस्तों, यानी डायमंड राजवंश के नाम से भी जाना जाता है इसको। कन्नौज को अपनी राजधानी पुनः प्राप्त कर लेने के कारण इस प्रतिहार को स्वर्ण काल या डायमंड राजवंश के कहा जाता है। 9वीं सदी का सबसे शक्तिशाली शासक नागभट्ट द्वितीय कहलाता है दोस्तों। इसका पुत्र रामभद्र और रामभद्र का पुत्र मिहिर भोज। रामभद्र नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी था दोस्तों। रामभद्र की हत्या उसके पुत्र मिहिर भोज ने कर दी थी दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम पितृहंता मिहिर भोज था। पितृहंता मतलब क्या होता है दोस्तों? पितृहंता मतलब अपने पिता की हत्या करने वाला पितृहंता।
गुर्जर प्रतिहार का प्रथम पितृहंता कौन था दोस्तों? मिहिर भोज। आगे हम चलते हैं, मिहिर भोज के बारे में जानते हैं दोस्तों। मिहिर भोज, इनको प्रभास प्रभाकर की उपाधि प्राप्त है दोस्तों। अपनी आराध्य देवी भगवती देवी का मंदिर इन्होंने कन्नौज में बनवाया। कन्नौज में इन्होंने अपनी आराध्य देवी भगवती देवी का मंदिर बनवाया दोस्तों। अरबी यात्री सुलेमान ने इसे जुर्जे शब्द से संबोधित किया। जुर्जे शब्द का क्या मतलब होता है दोस्तों? अरबी यात्री जो सुलेमान था, उसने जुर्जे शब्द से इन्हें संबोधित किया। जुर्जे का अर्थ है इस्लाम और मलचों का विनाशक। क्या कहलाता है? जुर्जे कहलाता है दोस्तों। बगदाद निवासी अलम सुदी ने इसे बोरा एवं साम्राज्य को अलजुआर शब्द से संबोधित किया, जिसका अर्थ धर्म पुरस्कार होता है दोस्तों। बोरा यानी धर्म और अलजुआर यानी पक्षकार। मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करवाई, जिसमें मलचरों का विनाशक नागभट्ट प्रथम को कहा गया है दोस्तों। मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना करवाई, जिसमें मलचरों का नाशक नागभट्ट प्रथम को कहा गया है दोस्तों। खांडिया शिलालेख उज्जैन में मसलों का विनाशक नागभट्ट द्वितीय को बताया गया है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक भी मिहिर भोज ही था एवं इसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल ये अरबों से पराजित हुआ है दोस्तों। महेंद्रपाल का वंशज महिपाल था। इनके बाद आते हैं महिपाल दरबारी विद्वान राजशेखर था। महिपाल है, उसका दरबारी विद्वान राजशेखर था। राजशेखर द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल महाभारत और भंजिका। ये राजशेखर विद्वान द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं दोस्तों। महिपाल का वंशज राज्यपाल था, जो कन्नौज का अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था दोस्तों। राज्यपाल का वंशज यशपाल था, जो संपूर्ण भारत का अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक रहा था दोस्तों। इसके बाद आता है चौहान राजवंश। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत देखते हैं पहले। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत विदेशी या विदेशियों का मिश्रण है दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत है वो विदेशी या विदेशियों का मिश्रण है। कैसे देखते हैं। विदेशी आक्रमण के समय प्रमुख 4 जातियां शक, शिथिलन, हूण, कुषाण और ये 3-4 जातियां भारत में बसी थी। शक, शिथिलन, हूण और कुषाण ये भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे इन्होंने, और जो इनसे प्राप्त पुत्र पुत्री हुई थी वो राजपूत के नाम से जाने गए थे दोस्तों। इसके बाद कर्नल टॉड ने राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा दी थी। कर्नल टॉड के अनुसार तो ये 5वीं जाति हैं, 4 जातियाँ तो थी शक, शिथिल, हूण और कुषाण। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूत का सर्वाधिक संबंध शक व शिथियन से था। दूसरा आता है जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतानें हैं, अर्थात राजपूत क्षत्रिय हैं। तीसरा आता है आपके दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है दोस्तों। उनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों के द्वारा हुई है। नयनचंद्र सूरी व जयानक भट्ट के अनुसार राजपूत सूर्यवंशी हैं दोस्तों। चौहानों की उत्पत्ति देखते हैं अब। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहान की उत्पत्ति अग्निकुंड यज्ञ से हुई थी दोस्तों। जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड यज्ञ से हुई है दोस्तों। अग्निकुंड यज्ञ आबू पर्वत पर विशिष्ट मुनि द्वारा
किया गया था दोस्तों। अग्निकुंड यज्ञ आबू पर्वत पर विशिष्ट मुनि द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 4 संतानें प्राप्त हुई थी दोस्तों। पहला आता है आपके प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चयमान, जो चौहान के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा बिजोलिया शिलालेख, इसके अनुसार गोत्रीय ब्राह्मणों से जो चौहान वंश की शुरुआत हुई है। तीसरा है गोपीनाथ शर्मा, इनके अनुसार राजस्थान के चौहान मारवाड़ प्रदेश के ब्राह्मणों के वंशज थे। जो राजस्थान के चौहान हैं वो मारवाड़ प्रदेश के ब्राह्मणों के वंशज हैं। चौहानों का प्रारंभिक स्थल अई छत्तरगढ़ नागौर को माना जाता है दोस्तों। अई छत्तरगढ़ के चौहानों का संबंध नाडोल से था। चेहमान का वंशज वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में सपाल दक्ष शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना करता है दोस्तों। सपाल दक्ष जो 1.25 लाख गांवों का समूह होता है उससे क्या बोलते हैं? सपाल दक्ष। सपाल दक्ष यानी क्या होता है दोस्तों? 1.25 लाख गांवों का समूह सपाल दक्ष कहलाता है। चौहानों का आदि पुरुष मूल पुरुष वासुदेव चौहान था दोस्तों। चौहान का आदि पुरुष और मूल पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान था। सांबर के चौहान शाकंभरी चौहान कहलाते हैं दोस्तों। जो सांबर के चौहान होते हैं वो किस नाम से कहलाते हैं? शाकंभरी चौहान के नाम से जाने जाते हैं। जो सांबर हो, रणथंभौर और अजमेर, ये तीनों ही जो चौहान हैं वो शाकंभरी चौहान के नाम से जाने जाते हैं। नाडोल, पाली और जालोर, नाडोल, पाली और जालोर, ये कौन से चौहान जाने जाते हैं? आशापुरा माता यानी सोनगरा चौहान के नाम से जाने जाते हैं। इनके अलावा कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन तीनों के जो चौहान हैं वो बड्डाना यानी हाडा चौहान के नाम से जाने जाते हैं। और एक चौहान है वो झीड़ माता के चौहान जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शाकंभरी चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है दोस्तों, जिसमें प्रमुख कौन है? वासुदेव चौहान है दोस्तों। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण भी करवाया, यानी उनको तीर्थों की नानी की उपाधि दी थी। जो सांबर झील है उसे किसकी उपाधि दी? तीर्थों की नानी की। तीर्थों का मामा पुष्कर को जाना जाता है दोस्तों। तीर्थों का भांजा मर्चकुंड धौलपुर को जाना जाता है। चौहानों का प्रारंभिक राज नागौर ही थी। प्रारंभिक राज नागौर थी। चौहान शासक विहंगराज द्वितीय ने चौहानों की सामंती व्यवस्था को समाप्त किया एवं स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना करी थी दोस्तों। चौहानों ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि सिंहराज ने धारण की थी दोस्तों। जो चौहान में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि सिंहराज ने धारण की थी दोस्तों। स्वतंत्र चौहान शासक वाघपतिराज प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण करी थी दोस्तों। इसके बाद वाघपतिराज द्वितीय का वंशज पृथ्वीराज प्रथम, जिसने सांबर झील का जीर्णोद्धार करवाया। इसके 2-3 अलग अलग भाग हैं, जिसमें पहला है गुवक प्रथम, जिन्होंने सीकर में हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ जी चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे दोस्तों। हर्षनाथ जी चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं और इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों? सीकर में। सीकर में हर्षनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया गुवक प्रथम ने। गुवक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ करवा दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं चौहान विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को पराजित किया था।
वियगराज द्वितीय ने भड़ोच में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। वियगराज द्वितीय ने भड़ोच में आशापुरा माता का निर्माण करवाया दोस्तों। आगे चौहान दुर्लभ राय ने दुर्लभ मेरू उपाधि धारण की थी। चौहान गोविंदराज द्वितीय ने वैरिद भट्ट की उपाधि धारण करी थी दोस्तों। पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री हड़क ने रेवासा धाम सीकर में जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। चौहानों का मूल स्थान सपाल दक्ष माना जाता है दोस्तों। चौहानों का मूल स्थान क्या कहला जाता है दोस्तों? सपाल दक्ष। हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी थी बूंदी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी क्या थी? बूंदी। इसके बाद आता है आपके अजयराज। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर नगर बसाया था दोस्तों। जो अजयराज राजा था उसने अजमेर नगर बसाया। अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग के नाम से। मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था दोस्तों। अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम रख दिया था दोस्तों? तारागढ़। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड्डा राजकुमार और तेज धावक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अजमेरू दुर्ग जो कहाँ है? अजमेर में है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अजयराज ने करवाया था। दूसरी बात आती है हरविलास शारदा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने करवाया था, जिसका उपनाम गढ़बीटली और राजपूताने की कुंजी रखा गया था। हरविलास शारदा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने करवाया था, जिसके उपनाम गढ़बीटली और राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। इसका पुनर्निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया, ऐसा हरविलास शारदा का माना जाता है। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दो बने हुए दोस्तों। राजस्थान में 2 तारागढ़ दुर्ग है, एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। घुघरू घाटी RPSC का कार्यकाल, वहाँ पर एक तारागढ़ है। अजयराज शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। अजयराज ने परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों। अजयराज ने अपने काल में चांदी के सिक्के चलाए, जिनके एक और अजयराज की रानी सोमलेखा का नाम लिखा था। अजयराज ने अपने काल में चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों, जिसके एक और अजयराज की रानी सोमलेखा का नाम लिखा हुआ था। सोमलेखा राजस्थान की प्रथम रानी जिसके नाम पर सिक्के चलाए गए। वो प्रथम रानी जिसके नाम पर चांदी के सिक्के चलाए गए कौन है? सोमलेखा रानी। ये सिक्के मथुरा से भी प्राप्त हुए थे दोस्तों। अजयराज ने अजयसर नामक स्थान पर स्थापना कर इस एक गुफा का निर्माण कराया, जिसे अजयपाल की गुफा कहा जाता है। इसके अन्य सिक्के अजयदम, सोमल और प्रेम के नाम से जाने जाते हैं। अरावली की पहाड़ियों से सर्वप्रथम खनन कार्य करने का प्रमाण अजयराज के शासनकाल में मिलता है दोस्तों। अजयराज ने राजनीति से संन्यास लेकर अपने अंतिम दिन पुष्कर में बिताए थे दोस्तों। जो अजयराज राजा था, इसने राजनीति से संन्यास लेकर अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए दोस्तों? पुष्कर में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे हम दूसरे अध्याय में आपसे मिलेंगे दोबारा जल्द ही। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक ज़रूरी निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें।